नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज होगी अर्थशास्त्रियों से मुलाकात। 2026-27 के बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी के अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक और बैठक में नीति आयोग के सदस्य भी होंगे शामिल। आत्मनिर्भरता और विकसित भारत 2047 पर फोकस किया जाएगा, जहां रोजगार, कौशल विकास पर बता दें कि सुझाव मांगे जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अर्थशास्त्रियों से मुलाकात होगी। पीएम मोदी की बता दें कि बैठक, और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज होगी अर्थशास्त्रियों से मुलाकात। 2026 से 27 के बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी की अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक में नीति आयोग के सदस्य भी होंगे शामिल। आत्मनिर्भरता और विकसित भारत 2047 पर फोकस किया जाएगा और इसके साथ ही रोजगार, कौशल विकास पर मांगे जाएंगे सुझाव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता दें कि अर्थशास्त्रियों से मुलाकात करेंगे, जहां कौशल विकास पर सुझाव मांगे जाएंगे। आत्मनिर्भरता और विकसित भारत 2047 पर फोकस किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रवादी परिषद की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर उनके परिवार और बांग्लादेश के समस्त जनमानस के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं और ईश्वर से उनके परिवार को इस दुख की घड़ी सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने खालिदा जिया के देश के विकास और भारत बांग्लादेश संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने 2015 में ढाका में उनसे हुई सौहार्दपूर्ण मुलाकात का भी जिक्र किया और आशा व्यक्त की कि उनकी दूरदृष्टि और विरासत भारत बांग्लादेश साझेदारी को आगे भी दिशा देती रहेगी। प्रधानमंत्री ने उनकी आत्मा की शांति की कामना की है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। गुरुग्राम में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम सैनी। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। करोड़ों की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। गुरुग्राम में जनसभा को संबोधित करेंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम का दौरा, जहां बता दें कि जनता को संबोधित भी करेंगे, जहां तमाम लोग मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही करोड़ों की विकास परियोजना का शिलान्यास भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में उज्जैन के नानाखेड़ा स्टेडियम में लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 129 करोड़ की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को कई महत्वपूर्ण सौगातें दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आगमई ध्यान में रखते हुए उज्जैन में आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है। नागरिक सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। और उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में शिरकत करी। उन्होंने वहां जनता को संबोधित किया। इस दौरान बता दें कि कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया है और इसके साथ ही भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम मोहन यादव ने शिरकत करी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में उज्जैन के नानाखेड़ा स्टेडियम में लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 129 करोड़ की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को कई महत्वपूर्ण सौगातें दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आगमई सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है। नागरिक सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुकरी में कहा कि 2023 विधानसभा चुनावों के दौरान हमारी पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों से किए गए वादे मोदी की गारंटी के रूप में पेश किए गए थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सिर्फ 2 साल के भीतर हमारी सरकार ने इन वादों में से अधिकांश को पूरा कर लिया। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की भलाई और विकास के लिए किए गए ये प्रयास लगातार यूं ही जारी रहेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो भी वादा हमारी पार्टी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से था, जिसको मोदी की गारंटी का नाम दिए थे, और मोदी की गारंटी के अधिकांश कामों को हमारी सरकार ने 2 साल में पूरा किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, या किसानों से किया गया वादा हो, या 70 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महतारी बंधन योजना हो, या तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ाने की बात हो, चरण पादुका योजना की बात हो, या रामलला दर्शन योजना में अभी तक 38,000 से ज़्यादा राम भक्त लाभ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी फिर से शुरू किए हैं, और जितने पिछले सरकार में करप्शन हुए हैं उनकी भी केंद्रीय और प्रदेश की जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, और जो भी दोषीदार पाए जा रहे हैं वो दंडित भी हो रहे हैं, और हम लोग एक स्वच्छ प्रशासन देने का काम। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 की तैयारियों की समीक्षा की और मुख्यमंत्री ने मीट के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में कृषि तकनीक, स्टार्टअप्स, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मीट राजस्थान के कृषि क्षेत्र को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और जयपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक ली। एग्रीटेक मीट की तैयारियों की यहां समीक्षा की गई। कृषि नवाचार को इससे बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा और मीट राजस्थान के कृषि क्षेत्र को काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी। विभागों को बता दें कि यहाँ तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां बैठक की समीक्षा करी, जहां उन्होंने तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने मीट के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में कृषि तकनीक, स्टार्टअप्स, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मीट राजस्थान के कृषि क्षेत्र को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में सेना दिवस पर आयोजित होने वाली परेड और अन्य कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों और विभागों को सुरक्षा, आयोजन और अनुशासन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सेना के सम्मान, परेड के आयोजन और नागरिकों की सहभागिता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन सेना के त्याग और बलिदान को याद करने का महत्वपूर्ण अवसर है और इसे सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाएगा। और जयपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक की और इसके साथ ही आर्मी डे परेड की तैयारियां पूरी और सुरक्षा और आयोजन पर निर्देश दिए गए। सेना सम्मान के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां तमाम जरूरी निर्देश भी दिए गए। और इसके साथ ही बता दें कि तैयारियों की यहाँ जानकारी भी ली गई है और इसके साथ ही सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाए, इसको लेकर यहाँ जोर दिया गया। सहभागिता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही यहाँ बता दें कि तैयारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में सेना दिवस पर आयोजित होने वाली परेड और अन्य कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों और विभागों को सुरक्षा, आयोजन और अनुशासन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सेना के सम्मान, परेड के आयोजन और नागरिकों की सहभागिता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन सेना के त्याग और बलिदान को याद करने का महत्वपूर्ण अवसर है और इसे सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाएगा।
बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका इलाज चल रहा था और वह बता दें कि एवरकेयर हॉस्पिटल में भर्ती थी। अस्पताल के बाहर भारी भीड़ देखी गई, जहां श्रद्धालु और समर्थक उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंतित नजर आए। खालिदा जिया की राजनीतिक यात्रा और देश के लिए योगदान को याद किया जा रहा है। और ढाका से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री का निधन हो गया और उनके निधन को लेकर सभी में बता दें कि शोक की लहर देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो वहीं दूसरी ओर बता दें कि खालिदा की राजनीतिक यात्रा को यहां श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके साथ ही उनके समर्थक यहां जुटे हुए नजर आ रहे हैं। और ये खबर हम आपको ढाका से बता रहे हैं, जहां बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया। उनके निधन को लेकर बता दें कि सभी में शोक की लहर देखने को मिल रही है। उनकी राजनीतिक यात्रा को याद किया जा रहा है। वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर उनको अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका इलाज चल रहा था, वह अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल के बाहर बता दें कि भारी भीड़ देखी गई है, जहां श्रद्धालु और समर्थक उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंतित नजर आए हैं। खालिदा जिया की राजनीतिक यात्रा और देश के लिए योगदान को याद किया जा रहा है। नए साल से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालु की भारी भीड़ देखी गई। कटरा बेस कैंप और यात्रा ट्रैक पर लंबी लाइनें लगी, जिससे प्रशासन ने यात्रियों के मार्ग में सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के इंतजाम कड़े किए हैं। और कटरा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि माता वैष्णो देवी में श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहां लंबी लंबी कतारें श्रद्धालु की देखने को मिल रही है। नए साल पर काफी ज्यादा भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, ताकि श्रद्धालु की सुरक्षा में कोई भी कमी ना रहे। और इसके साथ ही कटरा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भीड़ नियंत्रण करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नए साल से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालु की भारी भीड़ देखी गई। कटरा बेस कैंप और यात्रा ट्रैक पर लंबी लाइनें लगी हैं, जिससे प्रशासन ने यात्रियों के मार्ग में सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए इंतजाम कड़े किए हैं। दिल्ली सहित कई राज्यों में घना कोहरा और शीतलहर है। राजधानी दिल्ली में घनी स्मॉग की परत छाई हुई है और इसके साथ ही बता दें कि CPCB के अनुसार इलाके का AQI बहुत ही खराब श्रेणी में है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर लगातार जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण बता दें कि ताजमहल व्यू पॉइंट से ताजमहल दिखाई ही नहीं दे रहा है। हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। मध्य प्रदेश में तापमान में गिरावट के कारण दृश्यता बेहद ही कम हो गई। वहीं अगर बात पंजाब की करें, तो घना कोहरा सुबह की सैर पर आने वाले लोगों की संख्या में कमी का कारण बन चुका है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, दूसरी जम्मू कश्मीर की, तीसरी दिल्ली की, चौथी पंजाब की, छठी मध्य प्रदेश और सातवीं हरियाणा की है। और इन साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। और इसके साथ ही बता दें कि इस तरह से कोहरा देखने को मिल रहा है कि दृश्यता बेहद ही कम हो गई है। वाहनों की आवाजाही में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। इसके साथ ही लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से शीतलहर का बढ़ता असर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बता दें कि अब शीतलहर और कोहरे के चलते दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे घटनाओं की भी आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। और इसके साथ ही बता दें कि सुबह सैर करने आए लोगों की भी संख्या काफी ज्यादा कम दिखाई दे रही है। इस बढ़ती ठंड के चलते लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। और इसके साथ ही बता दें कि काफी ज्यादा दृश्यता बढ़ गई है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्कूलों में भी बता दें कि छुट्टी कर दी गई है और इसके साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर यह फैसला लिया गया है। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, दिल्ली की अगर बात करें तो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दृश्यता बेहद ही कम है, वाहन आते जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में भी कोहरे की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर
बड़ी श्रेणी में बनी हुई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि कोहरा किस कदर छाया हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा है और पंजाब में भी आप देख सकते हैं कि लोग सैर पर निकले हैं और इसके साथ ही संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो वहाँ पे भी शीतलहर और कोहरे का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दो 2017 के चर्चित उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम स्टे, जिससे सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर जमानत दे दी गई थी। सेंगर अभी जेल में ही रहेंगे। आखिर ये क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रेप का दोषी, उम्र कैद की सजा, फिर जमानत का आदेश। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त एंट्री, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। उन्नाव रेप केस की शुरुआत होती है साल 2017 में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया। शुरुआत में स्थानीय स्तर पर मामला दबाने की कोशिश हुई, लेकिन पीड़िता और उसके परिवार ने हार नहीं मानी। मामला तूल पकड़ता गया और देश भर में आक्रोश देखने को मिला। मामले ने उस वक्त और गंभीर मोड़ ले लिया जब पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। इस घटना के बाद पूरे देश में सवाल उठे, क्या सत्ता के दबाव में इंसाफ कुचला जा रहा है? आखिर मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई। लंबी सुनवाई के बाद साल 2019 में दिल्ली की विशेष अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को रेप का दोषी माना। कोर्ट ने सेंगर को रेप के मामले में उम्र कैद की सजा हुई। पिता की मौत के मामले में अलग सजा हुई। ये फैसला पीड़िता के लिए इंसाफ की बड़ी जीत माना गया। लेकिन फिर मामले में एक नया मोड़ आता है। साल 2025 में मामला फिर सुर्खियों में आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करते हुए उन्हें जमानत दे दी। इस फैसले के बाद पीड़िता और उसका परिवार दहशत में आ गया। सवाल उठने लगे, क्या दोषी अब जेल से बाहर आ जाएगा? जिस पर पीड़िता ने कहा था कि बहस होने के 2 दिन बाद अगर जजमेंट आता तो पता चलता। सारा सेटलमेंट करके ये जजमेंट 3 महीने के बाद हुआ है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए उसको बाहर निकाला गया ताकि अपनी पत्नी को खड़ा करके वो चुनाव लड़ सके। ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? हमारे बच्चे और परिवार कैसे सुरक्षित रहेंगे? सभी असुरक्षित हो जाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई ने दलील भी की, दोषी की रिहाई से पीड़िता की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि प्रारंभिक तौर पर हम इस आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। सामान्य नियम ये है कि अगर कोई व्यक्ति जमानत पर बाहर आ चुका हो तो अदालत उसकी आज़ादी वापस नहीं छीनती। लेकिन यहाँ स्थिति अलग है, क्योंकि सेंगर किसी दूसरे मामले में पहले से जेल में बंद है, इसलिए जमानत पर रोक लगाने की सेंगर की रिहाई नहीं होगी। वो अभी भी जेल में रहेंगे, जहां वो पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े मामले में 10 साल की सजा काट रही हैं। पीड़िता और उसके परिवार ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सेंगर बाहर आते हैं तो उनकी जान को खतरा होता। अब मामले की अगली सुनवाई कुछ हफ्तों बाद होगी। ये फैसला न्याय व्यवस्था से पीड़ितों के पक्ष में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। उन्नाव रेप केस सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि न्याय, सत्ता और सिस्टम की परीक्षा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पीड़िता को राहत मिली है, लेकिन इंसाफ की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। नए साल के स्वागत से पहले अगर आप वृंदावन जाने की तैयारी कर रहे हैं तो जरा रुक जाइए। 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक वृंदावन आने से परहेज करने की अपील मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों ने मिलकर जारी की है। कारण साफ है, अत्यधिक भीड़, सुरक्षा का खतरा और श्रद्धालुओं की जान माल की सुरक्षा। हर साल इस दौरान वृंदावन में हालात ऐसे हो जाते हैं कि दर्शन आस्था नहीं, इम्तिहान बन जाता है। क्या है प्रशासन की पूरी गाइडलाइन, क्यों इस पर सख्ती जरूरी हो गई और फिर भी जाना पड़े तो किन नियमों का पालन अनिवार्य है, इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। जहाँ सांसों में भक्ति बसती है, जहाँ हर गली में श्री कृष्ण की लीलाओं की गूंज सुनाई देती है। नववर्ष और पोष मास के दौरान यही आस्था लाखों श्रद्धालुओं को वृंदावन खींच लाती है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में भीड़ का ये सैलाब आस्था से ज्यादा अव्यवस्था बनता जा रहा है।
29 दिसंबर से 5 जनवरी ये वो समय है जब एक दिन में 3 से 5 लाख श्रद्धालु वृंदावन पहुंच जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर की गलियां इतनी संकरी हैं कि एक व्यक्ति का संभलना मुश्किल। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा कि जरा सी चूक बड़े हादसे में बदल सकती है। इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही चेतावनी जारी कर दी है। प्रशासन साफ कहता है कि 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक अनावश्यक यात्रा न करें। बुजुर्ग, बीमार और छोटे बच्चों को भीड़ में न लाएं। वीआईपी दर्शन पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद और मंदिर परिसर में मोबाइल, पर्स, बैग पर रोक तय है और समय और तय रास्ते से ही दर्शन की अनुमति। वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू और इसके साथ ही ड्रोन, सीसीटीवी और भारी पुलिस बल तैनात। इस दौरान ही पीएसी और स्थानीय पुलिस, सादे कपड़ों में जवान, कंट्रोल रूम 24 घंटे, मेडिकल टीम और एम्बुलेंस, महिला सुरक्षा बल और हर कोने पर प्रशासन की नजर देखी जा रही है। यह साफ संदेश है कि कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बाहरी दर्शनार्थियों से इस अवधि में यात्रा टालने या भीड़ का आकलन करके आने का अनुरोध किया गया है। मंदिर में प्रवेश और निकास के अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। ये कदम बढ़ती भीड़ और संभावित अव्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। भीड़ के दबाव को देखते हुए वृद्धों और बच्चों, दिव्यांगों और इसके साथ ही हृदय या श्वास रोगियों को मंदिर न आने की सलाह दी गई है। दर्शनार्थी खाली पेट न आए और अपनी जरूरी दवाइयां साथ रखें। किसी भी आपात स्थिति या सामान खोने पर गेट नंबर 2 और पुलिस चौकी पर खोया पाया केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। ऑनलाइन दर्शन, लाइव स्ट्रीमिंग और बाद की तारीखें बेहतर विकल्प है। वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं, एक भावना है। एक भावना की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए 29 दिसंबर से 5 जनवरी अगर बहुत जरूरी ना हो तो वृंदावन आने से परहेज करें। थोड़ा संयम, थोड़ी समझदारी, यही सच्ची भक्ति है। वृंदावन आने से परहेज प्रशासन की अपील नहीं, जरूरत है। भीड़ में भक्ति नहीं, खतरा बढ़ता है। इसलिए नियमों का पालन कीजिए, अनुशासन रखिए और प्रशासन का सहयोग कीजिए, क्योंकि एक सुरक्षित यात्रा ही सच्ची श्रद्धा है। आरएन टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।